अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं काई कबीले में अलाउद्दीन फातिमा के पास मौजूद होता है और उसे तरियाक पिला देता है। हलीमा भी उसके साथ बैठी होती है। अलाउद्दीन कहता है, या अल्लाह शिफा दे। अलजन परेशान होते हुए कहती है, मैंने शुमार करवाया कि सुबह से अब तक कितने जनाजे हुए हैं, इतने बच्चे, अगर ये कामयाब ना हुआ तो क्या होगा। अलाउद्दीन उससे कहता है, आप परेशान ना हो, मैं कोई हल तलाश करता हूँ। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन आगे बढ़ जाता है। होलोफिरा बेगम की खात्मा को तरियाक पिला देती है और जैसे ही जाने लगती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो होलोफिरा और गोंचा से कहती है, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। गोंजा पूछती है, क्या कहना चाह रही हो गुलताना। तो गुलताना कहती है, बेगम खातून, वो चाहती थी कि मैं आप दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊं। ये सुनकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं बेगम वहाँ पे आ जाती है और होलोफिरा गुलताना से कहती है, आप अपने आप को मजीद ना थकाएं, आपने जो बताया हमने सुन लिया। बेगम पूछती है, क्या ये ठीक है। तो होलोफिरा कहती है, दवा ने इन पे कोई असर नहीं किया। यह सुनकर बेगम उसके पास बैठकर उसे प्यार करती है। गोंजा अलाउद्दीन से कहती है, हालात खराब होते जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। अलाउद्दीन कहता है, हमें वो जड़ी बूटी नहीं मिल रही, मैंने सोचा था कि कम से कम ये वाली जहर के साथ को कम कर देगी, लेकिन इससे फायदा नहीं हुआ। पास ही में गुलताना की सांसें टूट जाती हैं और वो मर जाती है। बेगम के चिल्लाने पर अलाउद्दीन उसके पास आता है तो बेगम कहती है, इसने तुम्हारी तैयार करदा दवा पी लेकिन ये मर गई, क्या इसका कोई हल नहीं है। तो अलाउद्दीन कहता है, मैं इसका इलाज तलाश कर लूंगा, मैं कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो। उधर उस्मान साहब और बाला खातून एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। नीम बेहोशी में बाला खातून पूछती है, क्या उरहान की कोई खबर है उस्मान। उस्मान साहब हड़बड़ाते हुए एकदम से उठ जाते हैं। बाला खातून मुसलसल पूछ रही होती है, क्या उरहान की कोई खबर है। उस्मान साहब उन्हें हौसला देने के बाद खाना बनाने लग जाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह मुझे औलाद की आजमाइश से ना गुजारना, उनकी हिफाजत फरमा, तो ही देने वाला है और तो ही लेने वाला है और तो ही है जिसने उन्हें हमारी अमानत में दिया। अब तो हमारे लिए उनकी हिफाजत फरमा। मेरी हलीमा मेरे जिगर का टुकड़ा थी, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका, मेरे दूसरे बच्चों की हिफाजत फरमा या रब्बी। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब बाला खातून खवातीन के साथ उस जनाजे को उठाई आगे बढ़ रही थी जिस मैयत को हलीमा का समझ रही थी। इसलिए में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे थे। उन्हें देखते हुए बाला खातून रोने लग गई थी और कहा था, इधर आओ उस्मान, इधर आओ। उस्मान साहब ने बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए कहा था, नहीं बाला, मुझे ये मत बताना। बाला खातून ने उससे प्यार करते हुए कहा था, मेरी बेटी देखो तुम्हारे बाबा आए हैं, चलो उठो उठो और अपने बाबा को गले लगाओ और उनके साथ खेलो बेटी। इसके साथ ही उस्मान साहब उनके पास आए थे और रोते हुए कहा था, नहीं बाला नहीं, ये हलीमा नहीं है। मगर बाला खातून ने हाँ में सर हिलाया था। उस्मान साहब जारों की तार रोने लग गए थे। ये देखकर बाला खातून ने बच्ची से कहा था, देखो अपने बाबा को गमजदा मत करो। उस्मान साहब ने उसे उठा लिया था। उस्मान साहब उसका चेहरा देखने लगे थे तो किस्मत ने कहा था, उस्मान साहब इसके चेहरे को मत देख, इसे 10 दिन दरिया में बीत गए। मगर उस्मान साहब ने चेहरा देखा था और लिपट कर रोने लग गए थे। फिर कहा था, बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। इसके साथ ही उस्मान साहब ने उसे कब्र में रख दिया था। कब्र के पास बैठी बाला खातून मुसलसल कह रही थी, मेरी हलीमा, मेरी हलीमा। मैयत को ढकने के बाद उस्मान साहब ने उस पर मिट्टी डाल दी थी। बाला खातून ने मिट्टी डालते हुए कहा था, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकी, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकी, मैंने इसे वहां छोड़ दिया, मैंने इसका हाथ छोड़ दिया, अफसोस मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकी। बाला खातून मुसलसल रो रही थी। ये देखकर उस्मान साहब ने उन्हें गले लगा लिया था। इस ख्याल के बाद उस्मान साहब गिरने ही वाले होते हैं कि आवाज आती है, जनाब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इजाजत मिलने पर जरकुतई अंदर आता है और कहता है, अलबाई को सुराग मिला है जनाब। तो उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है चलो फिर सुबह की नमाज अदा करते हैं और रास्ते पर निकलते हैं। बाला तुम कबीले वापस चली जाओ, हम नहीं जानते कि हमारे बच्चे की सूरत हाल में होंगे। जरकुतई उस्मान साहब के पास बैठते हुए कहता है, हुजूर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। मगर उस्मान साहब कहते हैं, हम रुहान और बुरान को आजाद करवाएंगे। अगली ही सुबह उस्मान साहब सिपाही के सहारे जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं। जरकुतई निशानात तलाश कर रहा होता है। फिर कहता है, नहीं जनाब नहीं, यहाँ से आगे कोई निशान नहीं है। जरकुतई भी बहुत तकलीफ में दिखाई देता है। उस्मान साहब कहते हैं, क्या कह रहे हो। मगर हम नहीं रुकेंगे, हम तलाश जारी रखेंगे, हम बुरान और रुहान को ढूंढे बगैर नहीं रुकेंगे, हम जारी रखेंगे, हम जारी रखेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो जरकुतई उन्हें रोकते हुए कहता है, हमारे खून में जहर फैलता जा रहा है, कम से कम आप कबीले वापस चले जाएं, मैं तलाश जारी रखूंगा। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो। हाँ नहीं नहीं, मैं इस तरह नहीं जाऊंगा। अलबाई छुपे हुए निशान सामने लाते हुए कहता है, यही वो रस्सी है जो तुम्हें खींच कर कुएं तक ले जाएगी उस्मान। फिर उस्मान साहब से कहता है, जनाब यहाँ कुछ निशानात मिले हैं। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब उसके पास आते हैं और निशानात देखते हुए कहते हैं, गंदी नस्ल के कुत्ते, उन्होंने पत्तों से निशानात को छुपाया था। निशानात उस तरफ इशारा दे रहे हैं। उन दोनों को तकलीफ में देखकर अलबाई बहुत खुश होता है। वो कभी दाएं झूलते हैं और कभी बाएं, मगर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। जबकि अलबाई बिल्कुल ठीक सलामत उनके पीछे चलता है। पड़ाव में लोगान सिपाही से पूछता है, क्या वो फंदा तैयार है जो उस्मान को हमारे पास लाएगा। सिपाही कहता है, जनाब तैयार है। तो लोगान पूछता है, क्या शिकार के लिए चारा तैयार है। जवाब में सिपाही कहता है, वो भी तैयार है। ये सुनकर लोगान कहता है, आओ उस्मान अपने कदमों पर चलते हुए अपने अंजाम की तरफ आओ। उधर बाला खातून काई कबीले में दाखिल होती हैं और कबीले की सूरत हाल देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वो घोड़े से उतरती हैं तो होलोफिरा पूछती है, क्या उरहान की कोई खबर मिली। तो बाला खातून कहती हैं, उन्हें एक सुराग मिला है और वो उसके पीछे गए हैं, इंशाल्लाह वो उसे तलाश कर लेंगे। क्या आप सब ठीक हैं, यहाँ क्या हुआ है। तो गोंजा उनसे कहती है, माँ उन्होंने पानी में जहर मिला दिया। अलाउद्दीन तरियाक तलाश कर रहा है लेकिन अभी तक उसे नहीं मिला। होलोफिरा पूछती है, क्या आप और उस्मान साहब ठीक हैं, आपने भी पानी पिया था। बाला खातून कहती है, मैं ठीक हूँ, फातिमा कहाँ है। तो गोंजा कहती है, फातिमा को भी जहर दिया गया था, हम उसे खेमे तक ले गए हैं। यह सुनकर बाला
خاتون کہتی ہیں باقیوں کا بھی خیال رکھو، میں فاطمہ کو دیکھتی ہوں۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے پوچھتی ہیں اور مریم؟ ہولوفرا کہتی ہے وہ فاطمہ کے پاس ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون آگے بڑھ جاتی ہیں۔ خیمے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ فاطمہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور نیم بے ہوشی میں کہہ رہی ہوتی ہے ماں مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس لمحے وہ اٹھ جاتی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے ماں ماں۔ اگلے لمحے بالا خاتون خیمے میں داخل ہوتی ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے حلیمہ ماں پکارتی ہے اور گر جاتی ہے۔ بالا خاتون ایک دم اسے سہارا دیتی ہیں اور اس کی طبیعت کا جائزہ لینے لگ جاتی ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب ایک درخت کے سارے کھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے جیر کتائی پوچھتا ہے حضور کیا آپ ٹھیک ہیں؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں جیر کتائی، میں ٹھیک ہوں، بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ تو جیر کتائی کہتا ہے جناب اس کتے نے ٹھکانے کے دائیں جانب منگول تعینات کر دیے ہیں، وہ سب اس اولوگان نامی کتے کے خیمے کے اطراف پہرا دے رہے ہیں۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں اورحان اور بران؟ اس لیے میں البائی ان کے پاس آتا ہے اور عثمان صاحب اس سے پوچھتے ہیں بائیں طرف کی صورتحال کیسی ہے؟ جواب میں البائی کہتا ہے جناب میں نے دیکھا ہے وہ وہاں قرارگاہ میں موجود ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے مگر منگول نوکروں کا کیا ہوگا؟ تو البائی کہتا ہے جناب کچھ سپاہی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں لیکن اقدامات زیادہ سخت نہیں ہیں، شاید انہیں لگتا ہے کہ ہم انہیں نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں چلو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں۔ پڑاؤ میں 2 لوگ بندے ہوتے ہیں اور گنے چنے سپاہی وہاں موجود ہوتے ہیں، جبکہ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی خیمے کے پیچھے سے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب غدار البائی سے کہتے ہیں البائی تم بائیں جانب سے جاؤ گے اور جیر کتائی تم دائیں طرف سے جاؤ گے اور وہاں پہرا دینے والوں کو سنبھالو گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں اور ایک منگول کے وہاں آنے پر عثمان صاحب اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، جبکہ ہامتا کامتا جیر کتائی ایک کا کام تمام کر دیتا ہے۔ عثمان صاحب محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ جیر کتائی بھی وہاں آ جاتا ہے اور بران کہتے ہوئے ایک کو سیدھا کرتا ہے تو وہ بران نہیں ہوتا، دوسرے کو اورحان سمجھتے ہوئے عثمان صاحب سیدھا کرتے ہیں تو وہ بھی اورحان نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر جیر کتائی کہتا ہے حضور ہم جال میں پھنس گئے ہیں۔ اگلے لمحے ہر طرف سے منگول وہاں پہنچتے ہیں اور ان پر نیزے تان لیتے ہیں۔ اولوگان ایک طرف سے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے خوش آمدید عثمان خوش آمدید۔ تو عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں گندی نسل کے کتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اٹھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے تم اپنے بیٹے اور سپاہی کو بچانے آئے تھے لیکن در حقیقت تم اپنے انجام کی طرف آئے ہو۔ یہ سن کر عثمان صاحب بہت غصے میں اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں مگر عثمان صاحب کی آنکھیں دھندلا رہی ہوتی ہیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے سلطان محمد فاتح کی ایپیسوڈ کے بارے میں، تو وائس اوور کل کیا تھا حافظ صاحب نے کیونکہ میری آواز بیٹھ گئی تھی اور ابھی بھی گلا صحیح سے ساتھ نہیں دے رہا، تو ایپیسوڈز وہ ریکارڈیں ایڈٹ کرنے کے بعد انہیں اپلوڈ کر دیا جائے گا جو باقی کی ایپیسوڈز تھیں، تو تھوڑا سا انتظار کر لیں، انشاءاللہ جلد ہی سلطان محمد کی جو بچی ہوئی ایپیسوڈز ہیں وہ بھی اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔